Assalamu alaikum Nazareen, this is your host Dr. Rabira Babar and you are watching another amazing episode of People Post by Fifth Pillar Group. हम हमेशा अपने शो पे आपको मुख्तलिफ सीईओ से तो मिलवाते ही हैं, उनके बिजनेस के बारे में भी बताते हैं, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बताते हैं, हाउ डिड दे बिकम अ सीईओ और जो उनका बिजनेस है वो किस तरह से पाकिस्तान में ना सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन का एक जरिया बन रहा है बल्कि पाकिस्तान की आवाम के लिए भी एक बहुत एसेंशियल रोल प्ले कर रहा है। और अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की और स्किलफुल एजुकेशन की, तो वो बहुत कम इंस्टीट्यूट्स और इदारे हैं जो बड़े लंबे टाइम से पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं और वो कहते हैं ना कि एक साइड पर लगकर बड़े आराम से आप काम कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा आप हाईलाइट में नहीं आए हैं। लेकिन आज हमने जिस सीईओ को यहाँ पर बुलाया है उनके इंस्टीट्यूट के बारे में भी आपको बताएंगे और उसको प्रॉपरली हाईलाइट भी करेंगे बिकॉज दैट इज़ द नीड ऑफ आर। क्योंकि जब तक हम अपने मुल्क में उभरती हुई चीज़ों को और इंटरनेशनल लेवल पर मैच होने वाली चीज़ों को सामने नहीं लेकर आएंगे तब तक हमें नहीं पता चल सकता कि हम किस तरह से तरक्की कर सकते हैं। और हमारे साथ जो आज सीईओ मौजूद हैं आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ मिस्टर मुदस्सिर नईम मौजूद हैं, सीईओ ऑफ पीक सॉल्यूशंस। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम अबीरा, थैंक यू सो मच। यू वेलकम, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन माय शो। और पीक सॉल्यूशन का मैं तो खैर बहुत टाइम से सुनती आई हूँ, बट आज मैं चाहूँगी कि आप बताएं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कि आपने पीक सॉल्यूशन कब बनाया, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, हाउ डिड यू बिकम अ सीईओ? थैंक यू सो मच अबीरा। पीक सॉल्यूशंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2001 और ऑब्जेक्टिव उसका क्या था कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं और उनके अंदर स्किल्स और कैपेसिटी बिल्डिंग को इन्वॉल्व किया जाए। चूँकि हमारे पास उस वक्त 2001 के अंदर ट्रेडिशनल एजुकेशन का तो बहुत ज़्यादा रुझान अवेलेबल था, आज भी है। लोग शायद ये फील कर रहे थे कि कहीं ना कहीं पे मेडिकल इंजीनियरिंग और ट्रेडिशनल एजुकेशन के अलावा दुनिया के अंदर कुछ और प्रोफेशंस मौजूद ही नहीं है। और दैट वाज द टाइम कि ग्लोबली उस वक्त आईटी बहुत एग्रेसिवली इवॉल्व हो रहा और हमें भी कंप्यूटर से लड़ रहे थे। और हम उस वक्त बहुत इनिशियल लेवल के ऊपर अवेलेबल थे। और आप देखिएगा कि वो तमाम इकोनॉमीज जिन्होंने उस टाइम पीरियड के अंदर इसको उतने सीरियसली टेकअप कर लिया जितना सीरियसली ज़रूरत थी, तो वो आज कहाँ के कहाँ निकल चुके हैं। एग्जांपल अपने हमसाया मुल्क की हम लोग देते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो आईटी एक्सपोर्ट इस वक्त फिस्कल ईयर 2023-24 के ऊपर है, वो जस्ट ओनली 3.2 बिलियन यूएस डॉलर के ऊपर है पाकिस्तान की इस वक्त। और इन कंपैरिजन विद द हमसाया मुल्क हमारे पास वो है 200 बिलियन यूएस डॉलर के ऊपर। और वो तमाम स्ट्रेटजीज जिसके ऊपर आज हम काम कर रहे हैं, लाइक हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जोन्स की बात कर रहे हैं, हम लोग इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, हम इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात कर रहे हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी इवॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं, ये तमाम ट्रेनिंग और कैपेसिटी डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। ये इंडिया ने 2001 में शुरू कर दी। तो आपने उस टाइम पर यही सोचकर स्टार्ट किया था दैट वी वांटेड टू हैव दैट रेवोल्यूशन ओवर हियर एज वेल। डेफिनेटली जब आप इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर काम कर रहे होते हैं तो आप एक बहुत लिमिटेड स्कोप के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो हम कोशिश तब भी करते रहे और टिल डेट उसी 24 ईयर्स से इसी चीज़ के ऊपर फोकस्ड भी हैं और इसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली हम वॉइस भी रेज कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ स्किलफुल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक आप उस चीज़ को ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ स्किल्ड एजुकेशन को एंगेज नहीं करेंगे तो आप अपने यंगस्टर्स को जस्ट एक अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स क्रिएट कर रहे होंगे। अगर आपने उनको कहीं ना कहीं पे पॉजिटिवली और प्रोडक्टिवली एंगेज करना है तो इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स एजुकेशन ज़रूर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है बिकॉज हम लोग अक्सर औकात यही समझते हैं ट्रेडिशनल एजुकेशन में ज़्यादा हम लोग की कह लें कि रुझान है कि हम उसी की तरफ रहते हैं, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं या यू नो सम काइंड ऑफ थिंग्स आर लाइक साइड बाय साइड। और हमारे पास एक ऑप्शन होती है कि हम या तो डायरेक्टली बिजनेस में चले जाएं अगर हम कोई ट्रेडिशनल एजुकेशन नहीं अटेन कर रहे हैं। लेकिन देर आर सो मेनी थिंग्स, स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है वो पूरी दुनिया पे छाई हुई है। अगर चाइना की तरक्की की बात की जाए तो स्किल्स की बेस पर है। व्हाट डू यू थिंक कि हम लोग स्किल बेस पर आ रहे हैं, वी आर नॉट एट दैट स्टेज जैसे हम 2001 में थे। नाउ पीपल आर अवेयर। मेरी भी मुलाकात आपसे एक आईटी के इवेंट पे हुई जहाँ पर डेफिनेटली यू वेयर फॉर दैट पर्पस कि हम लोग आईटी को और इन सारी चीज़ों को जो कि ऑनलाइन चीज़ें हो सकती है। कोविड के बाद जो रेवोल्यूशन पाकिस्तान में भी आया है, बच्चों को भी अवेयरनेस आई, पेरेंट्स को भी आई है, अभी जो है टाइम बदल गया है। आप क्या समझते हैं कि अब जो है पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग, आईटी और ये जो न्यू गैजेट्स हैं इनके साथ जो खेलने की स्किल है वो सीखने का रुझान बढ़ गया है या अभी भी अवेयरनेस की ज़रूरत है?
देखिए, अवेयरनेस की ज़रूरत तो ज़िंदगी के अंदर हमेशा रहेगी, उसको आप कभी भी उसकी इम्पोर्टेंस को आप मिनिमाइज़ नहीं कर सकते। बट इस वक़्त जो हमारी जनरेशन ज़ी है, उसके अंदर ये अवेयरनेस काफ़ी हद तक अवेलेबल है, वो अलाइन्ड है इसके साथ। एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह देता हूँ कि हमारी मैं इस वक़्त पाकिस्तान आईटी हाउस एसोसिएशंस की जो हमारी पाशा की स्किल्स एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट कमेटी है, उसका मेंबर भी हूँ। तो हमारी 1 वीक बिफोर मीटिंग हो रही थी, जिसके अंदर इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव, एकेडेमिया से लोग भी अवेलेबल थे। तो इस वक़्त हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 2021 के अंदर जस्ट ओनली सीएस ग्रेजुएट जो थे, जो सीएस के अंदर लोग पढ़ने वाले थे, वो थे 28,000 जो कि ग्रेजुएट हो रहे थे। और इस वक़्त 2024 के अंदर जो करंट एनरोलमेंट है, वो अप्रॉक्सिमेटली 60,000 के करीब जा रही है। ये वो है कि ये यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होंगे। इट मीन्स कि अप्रॉक्सिमेटली 3 टाइम्स 3 टाइम्स ज़्यादा लोग जो हैं अब इसकी तरफ आ गए हैं। ये है जो कि ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं और सीएस के अंदर अवेलेबल हैं। और इसके साथ-साथ अगर हम स्किल्स की बात करते हैं, तो स्किल्स के अंदर जो कि अदर देन सीएस ग्रेजुएट डोमेन्स हैं, उसके अंदर भी लोगों के अंदर शॉर्ट टर्म स्किल्स को अडैप्ट करने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ये हर आने वाले दिन के साथ-साथ आगे होती जा रही है। टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। इससे पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपके पास बहुत ज़्यादा इन थी, डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इन थी। इस वक़्त रिसेंटली अगर हम देखते हैं तो एआई एग्रेसिवली इवॉल्व हो रही है। और ये इससे पहले रुझान जो था वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो थी वो यूएस मार्केट को फ़ोकस कर रही थी। इस वक़्त जो है ना जीसीसी कंट्रीज़, जो गल्फ़ कंट्रीज़, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली आपके लिए एक अट्रैक्टिव मार्केट बनती जा रही हैं। अफ्रीका एक बहुत बड़ी अट्रैक्टिव मार्केट बनती जा रही है। अच्छा, अफ्रीका में भी यस, इट्स ग्रोइंग मार्केट आईटी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे लोकल बिजनेसेस के अंदर, चूंकि हम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का हिस्सा भी हैं, तो वहाँ पे भी देखते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली अगर चैम्बर की जो मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है 35,000 ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे भी जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं उनको डिजिटलाइजेशन के ऊपर लेके आया जाएगा, तो उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिविटी बढ़ेगी, तो हम जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको कंपेटेबल बना सकेंगे विद द इंटरनेशनल मार्केट। ये बहुत आपने बेहतरीन बात की है बिकॉज़ डिजिटलाइज़ेशन का दौर इस तरह से हो गया है दैट द बिगेस्ट ब्रांड्स ऑफ द वर्ल्ड आर बीइंग डिजिटलाइज्ड बाय नाउ और वो उसी से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं रादर देन हैविंग अ रिटेल स्टोर और समथिंग लाइक दिस। ये बड़ा एक मार्जिनल डिफरेंस आ गया कोविड के बाद पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में भी। आप क्या समझते हैं अभी पाकिस्तान में जो इंटरनेट की सूरत हाल रहती है, अभी आजकल भी इंटरनेट जो है वो बंद है, ऑन ऑफ कुछ कोई ना कोई मसला बना रहता है। जो ये सियासी सूरत हाल है उसकी वजह से या कोई भी पॉलिटिकल टर्मोइल के अलावा भी अगर कोई इवेंट होता है तो हम लोगों को ब्लॉक करने पड़ते हैं जी रोड्स भी और सबसे मसला जो बड़ा है वो है सिग्नल्स का, इंटरनेट ऑफ हो जाता है। आपकी क्या राय है ये इंटरनेट ऑफ होने की वजह से भी बच्चों का रुझान थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया है कि दिस इज नॉट समथिंग कि जहाँ पे हम दिस इज नॉट द कंट्री जहाँ पे हम आईटी या इन चीज़ों की तरफ से कोई बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं बिकॉज बहुत नुकसान भी तो हुआ है लोगों का। देखिए मेरा यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो लोकल से ज़्यादा इंटरनेशनल मसला है। हमारे पास क्रेडिबिलिटी का प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोगों के पास जो कहते हैं ना टारगेट मार्केट है या पोटेंशियल कस्टमर है, वो हमारे पास जो है ना वो ग्लोबल है। हमारी टारगेट मार्केट इज़ नॉट लोकल। कि मैं आपको हमारे इंटरनल इश्यूज से कंसर्न होगा, मैं आपको अपना इशू बताऊंगा, प्रॉब्लम बताऊंगा, तो आप मेरे इशू को अंडरस्टैंड कर लेंगी। मैं एक कंपनी लोकल अगर बिजनेस पोटेंशियल मार्केट होगा तो वो हालात को जानते और समझते हैं। जब आपका टारगेट मार्केट आपकी यूएसए है, आपकी टारगेट मार्केट आपकी यूके है, आपकी टारगेट मार्केट गल्फ कंट्रीज़ हैं, आपकी टारगेट मार्केट वो जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, तो वो लोग अगर आपके पास यहाँ पे इस तरह की इंस्टेबिलिटी होगी, डिस्टर्बेंस होगी, डिसरप्शन होगी, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा? अल्टीमेटली वो कस्टमर आपके पास आने की बजाय आपके पास एबीसी एक्सवाईज़ेड प्लेस पे मूव कर जाएगा, वो कभी भी आपके पास नहीं आएगा। तो वो आपका जो ट्रस्ट फैक्टर है, एक कस्टमर को रिटेन करने के लिए आपके पास अगर 5 साल लगा के आप उस ट्रस्ट को विन करते हैं और वो 5 मिनट के अंदर एक मीटिंग अगर आपकी डिस्टर्ब होती है या एक मीटिंग के अंदर किसी न किसी जगह के ऊपर वो ड्रॉप ऑफ आ जाता है ड्यू टू इंटरनेट डिस्कनेक्टिविटी, तो आपकी वजह से उसमें प्रॉब्लम है। तो इसलिए सबसे पहला इशू तो इंडस्ट्री को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली फेस करना पड़ रहा है।
और वीपीएन को भी जो है बैन किया गया पाकिस्तान में, उसकी वजह से भी कोई नुकसानात होंगे या फिर इट्स जस्ट समथिंग के उसका हमें फ़ायदा होगा? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? जी, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा उसका, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उसके लिए भी वीपीएन का ना मैं चाहूँगी कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपके थ्रू ये ज़रूर जानें कि वीपीएन का बेसिक मकसद क्या है इन आईटी इंडस्ट्री और हम उसको किस लिए बेनिफिशियली कैसे यूज़ करते हैं, सो दैट पीपल बी अवेयर ऑफ दीज़ थिंग्स। देखिए, अभी तक तो हमारे पास जो एक एज़ ए लेमैन लोग समझते हैं कि शायद वीपीएन हम उन साइट्स को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि लोकली आपके पास एक्सेसिबल नहीं होती या पीटीए ने आपके मुल्क के अंदर ब्लॉक की होती। बट ऑन द अदर साइड अगर हम इंडस्ट्री एंड के ऊपर देखते हैं तो वीपीएन का जो इफ़ेक्टिव यूटिलाइज़ेशन आपके पास होती है, वो हमारे पास होती है फॉर द एक्सेसिबिलिटी बीपीओ आपकी आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री है, कॉल सेंटर्स हैं। कॉल सेंटर्स हैं, आपका कॉल सेंटर सपोज़ आपके पास बिज़नेस है, एबीसी एक्सप्रेस मेट्रो यूके का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास अवेलेबल है। अब उसका कॉल सेंटर का कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान के पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे टीम लाहौर के अंदर अरफा क्रीम टावर के अंदर बैठ के उसको डील टैकल कर रही है। तो अब उसके अंदर जितना भी उसका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अपने आईपी एड्रेसेस को लोकली यूके बेस के ऊपर जो है ना सपोर्ट कर रहा होगा, तो वो आपके पास चल रहा है, वीपीएन के ज़रिए वो एक्सेसिबल होता है। तो इसलिए इसी तरह और इस तरह से इतनी कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं। दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास जितनी भी क्लाउड बेस्ड सर्विसेज अवेलेबल हैं, जहाँ पे वेबसाइट होस्टिंग अवेलेबल होती हैं, वो तमाम की तमाम होस्टिंग सर्वर्स जितने भी अवेलेबल हैं, वो 80% आपके यूएस बेस्ड हैं। अब उनको डेटाबेसेस को उन डाटा एक्सेसेस करने के लिए आपको लोकली विद इन द रीजन एक्सेसिबिलिटी करनी पड़ती है। लाइक अगर मैं यहाँ पे बैठ के आपके पास वीपीएन के ज़रिए आपके पास लोकल जगह के ऊपर उसको अपनी ट्रैकर के लिए गाड़ी को ट्रैक करना है, तो जो ही मैं यहाँ की लोकेशन दूँगा, वीपीएन लगा हुआ होगा और वो बाहर के किसी मुल्क का एक्सेस होगा, गाड़ी यहाँ पे अवेलेबल होगी, तो इमीडिएट मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकूँगा। बट मैं जो ही उसको पाकिस्तान के ऊपर लेके आता हूँ या गाड़ी मेरी अगर यूके में काम कर रही है और मैं वहाँ पे लेके चला जाता हूँ, तो अल्टीमेटली मेरी पूरी की पूरी एप्लीकेशन वहाँ पे सर्व करना शुरू कर देती है। तो हमारी चूँकि आईटी इंडस्ट्री के बेस के ऊपर हमारे कस्टमर, हमारी क्लाइंटेज इंडस्ट्री की इंटरनेशनल है। जब इंटरनेशनल है तो हम यहाँ पे बैठ के उस सर्विसेज दे रहे हैं उसके मुल्क के अंदर। तो वो जो तमाम की तमाम सर्विसेज हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन को यूज़ कराने के लिए आपको वीपीएन करके अपने इस मशीन का जो आईपी एड्रेस है वो वहाँ का करना पड़ता है। तो वो भी सर्विसेज वहाँ पे एक्टिव और इनेबल्ड होती हैं। तो इस वजह से आपकी इंडस्ट्री जो है वो बेस इसके ऊपर कर रही है। नो डाउट कि उसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन करंट क्या सोल्यूशन आ रहा है? लाइक पीपल नीड्स टू नो, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अब ना बहुत ज़्यादा अफ़वाहों पे भी हम लोग डिपेंडेंसी हो गई है। अब ये अगर आप जिस तरह से बता रहे हैं दैट वीपीएन के ये बेनिफिट्स हैं, तो मैं नहीं समझती कि कोई भी जो हुकूमत है वो अपने मुल्क में इस तरह से किसी भी बिज़नेस को बंद कर सकती है, क्योंकि बिज़नेस की डिपेंडेंसी उस पे है। तो इसके क्या अल्टरनेटिव्स आ रहे हैं, क्या हल आ रहा है, इस बारे में भी आप अवेयर करें लोगों को। जी, उसके लिए गवर्नमेंट ने जो अभी सॉल्यूशन दिया है पीटीए ने, वो ये दिया है कि जितनी भी आईटी कंपनीज़ हैं, वो अपना स्टैटिक आईपी एड्रेस जो भी आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनसे आप गेन करेंगे। उस आईपी स्टैटिक आईपी एड्रेस को आप पीटीए के साथ अप्रूव करा लेंगे, जिसको हम कहेंगे कि ये व्हाइट लिस्टेड आईपीज़ हैं। जो ही वो व्हाइट लिस्टेड आईपीज़ आपके पास अवेलेबल होंगे, उनके ऊपर वीपीएन की एक्सेसिबिलिटी आपको परमिशन मिल जाएगी, आपका अवेलेबल होगा और उन आईपी एड्रेसेस के ज़रिए आप तमाम जितने भी जो एक्सेसिबल सर्विसेज हैं, वो आप दे सकेंगे, ताकि किसी न किसी जगह के ऊपर जो इश्यूज़ सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, जो गवर्नमेंट इदारों के प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी डेफिनेटली हमने मदद नेशनल सिक्योरिटी डेफिनेटली हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और ग्लोबली किसी जगह पे नहीं होता। इश्यू कहाँ पे होता है? इश्यू हमें यहाँ पे आता है, ये जो आपके पास स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर रात के किसी पहर के अंदर भी इमीडिएट कुछ हो जाता है और हमें वो पता नहीं होता, वो प्रॉब्लम होती है। आप ये कहें कि हमें गवर्नमेंट से हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ये रिक्वेस्ट होती है, नंबर 1 आप कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है, तो बीइंग स्टेक होल्डर पाकिस्तान आईटी हाउस एसोसिएशन जो है या आपके जितने भी कंसर्न मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है या पीसैब है, आपके पास इग्नाइट है जो कि कंसर्न स्टेक होल्डर हैं, आप उनको लूप में लीजिए। आप लूप में लेके इंफॉर्मेशन स्प्रेड आउट कीजिए। ताकि लोगों को पहले से पता हो दैट इट इज़ गोइंग टू हैपन
कि मेरे पास, मुझे पता है कि मेरी आज की मीटिंग्स हैं और मीटिंग्स मैंने आपके पास क्लाइंट के साथ, मुझे पता है कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मेरा वीपीएन या मेरा इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी डिस्टर्ब होगी, तो मैं मीटिंग को रीशेड्यूल करके रात को 8 बजे ले जाऊंगा। लेकिन अगर हमें पता ही अभी चलेगा कि ऑन किया और जी इट्स नॉट वर्किंग, तो दैट वाज गोइंग टू बी वेरी एक हैसल सी और एक क्योस सा जो है वो आ जाता है मार्केट में। इवन कि हमारे पास गवर्नमेंट, वेरी सॉरी, तो इसमें हमारे पास एक जगह के ऊपर तकरीबन 1 मंथ बैक अपवर्क ने अपनी मेन साइट के ऊपर इस टैग को लगा दिया था कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहे हैं, जो ही फायरवॉल की इंप्लीमेंटेशन शुरू हुई थी, तो उन्होंने कह दिया कि हम अपने कस्टमर्स को ये एडवाइस कर रहे हैं कि वो वहाँ पे इन तमाम चीज़ों को बिजनेस करते हुए अवॉइड करें। अच्छा, पाकिस्तान से कोई अवॉइड कर दे। अच्छा, ये बड़ा मसला हुआ था, लेकिन मैं आपसे पीक सॉल्यूशन के बारे में जानना चाहूँगी थोड़ा, कि पीक सॉल्यूशन की ब्रांचेस के बारे में बताएं, किस तरह से इट इज़ वर्किंग नाउ, हाउ स्टूडेंट्स कैन गेट इन, और यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्या-क्या स्किल्स मिल रही हैं, किस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं। वी वांट टू नो अबाउट पीक सॉल्यूशन। पीक सॉल्यूशन जी, जो मैंने बताया कि हमारा मेन कोर कंपोनेंट जो है वो आपके पास स्किल्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर हम लोग काम करते हैं, और स्किल्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर अभी तक अगर हम लोग देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम 2001 टिल नाउ अप्रॉक्सीमेटली 2.25 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं जो कि हम लोग स्किल्ड यूथ की फार्म के अंदर इंडस्ट्री को और एक फ्रीलांसिंग कम्युनिटी को प्रोवाइड कर चुके हैं, जो कि इस वक्त इफेक्टिव और फ्रूटफुल और एक यूज़फुल रिसोर्स है जो कि इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर और सोसाइटी के अंदर अवेलेबल है। हम लोग बिल्कुल बिगिनिंग लेवल, एलिमेंट्री और एडवांस 3 लेयर्स हैं जिनके ऊपर हम लोग काम करते हैं। बिल्कुल जो बेसिक लेवल है ये उन लोगों के लिए अवेलेबल होता है जो कि अभी अवेयर्ड टूवर्ड्स द टेक्नोलॉजी नहीं होते, लाइक मैट्रिकुलेशंस इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर हैं, अभी उन्होंने अपने फील्ड्स को, अपने प्रोफेशन को चूज़ करना है, तो वो इनिशियल लेवल के ऊपर हमारे पास आते हैं, इनिशियल ट्रेनिंग लेते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि मेरा एप्टीट्यूड किस तरफ है। हमारे जो कैरियर काउंसलर्स हैं किस तरफ जा सकते हैं, वो उनके एप्टीट्यूड को देखते हैं, उसके मुताबिक उनको अलाइन करते हैं, उसके स्पेसिफिक फील्ड के अंदर काम करवाते हैं, फिर आगे इन फ्यूचर वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। सेकेंडली हमारे पास उस तरह के लोग आते हैं जिस तरह इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्री को हाई स्किल्ड प्रोफेशनल चाहिए होते हैं, इंडस्ट्री को प्लग एंड प्ले ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है। तो हमारे पास इस वक्त 80 आईटी कंपनीज के एमओयूज हैं। वो 80 आईटी कंपनीज क्या कहती हैं कि वो हमें बताती हैं कि अपकमिंग 6 मंथ्स के अंदर, 7 मंथ्स के अंदर, 8 मंथ्स के अंदर, 1 ईयर के अंदर हमारे पास किस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हमें किन प्रोजेक्ट के ऊपर किस तरह का टैलेंट रिक्वायर्ड होगा। हम क्या करते हैं कि हमारे पास, हम यूनिवर्सिटीज के साथ इट्स लाइक काइंड ऑफ अ रिक्रूटमेंट थिंग। हाँ, यस, रिक्रूटमेंट्स होती हैं। ट्रेनिंग, इंक्यूबेशन एंड प्लेसमेंट्स। Yeah, that's so amazing, and I guess that is something the need of ours as well, कि हम लोग बच्चों को पढ़ा तो रहे होते हैं, लेकिन बच्चे even right now डॉक्टर्स बन के भी बच्चों को नहीं पता होता that where do we need to go। उसके बाद भी माँ बाप कह रहे होते हैं कि मतलब करोड़ों लगा दिए, अभी भी कुछ वो नहीं मिल रहा। और वहीं पर हम देखते हैं कि अगर हम इंटरनेशनली कहीं पर भी घूमने फिरने भी जाते हैं, यूरोप जाते हैं, किसी भी मुल्क में जाते हैं, तो हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, 16-17 साल के बच्चे इंडिपेंडेंट हैं, they are earning something for themselves and they are having an independent life। यहाँ पे हमारा एक पैटर्न है कि 24-25 साल तक तो माँ बाप से ही पैसे लेने हैं, और यूनिवर्सिटी जाना है, कॉलेज जाना है, तो बस अम्मी अब्बा ही पैसे दे रहे हैं, उन्हीं की गाड़ियाँ चल रही हैं, उन्हीं के सर पे सब कुछ चल रहा है। सो हाउ डू यू थिंक दिस ट्रेंड नीड्स टू बी चेंज इन पाकिस्तान, और आईटी इसमें क्या रेवोल्यूशन लेके आ सकती है इस चेंज के बीच में? जी, ये बिल्कुल चेंज हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट पिछले 4-5 साल से आप देखिएगा कि बहुत के बाद से तो इसमें यस, बहुत अग्रेसिवली चेंज हुआ है ये। और इसके अंदर अगर हम फ्रीलांस इंडस्ट्री की बात करते हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली आईटी इंडस्ट्री के पैरेलल कंट्रीब्यूट कर रही है, और ये जो फ्रीलांस इंडस्ट्री है ये टोटली बेसिस के ऊपर कर रही है कि आप किसी भी एक स्पेसिफिक स्किल को, जो कि बहुत पैटी स्किल भी हो सकती है, उसको आप लर्न कर लेते हैं और उसके मुताबिक आप करना शुरू कर देते हैं जितना भी टाइम की अवेलेबिलिटी आपके पास अवेलेबल है। वो 16 ईयर्स से लेके अप्रॉक्सीमेटली इस वक्त 28-29 ईयर्स तक के जो लोग हैं, जब तक वो स्टार्टअप के ऊपर और इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर नहीं जाते, उस वक्त तक वो एज ए फ्रीलांस बेहतरीन अंदाज के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। हम लोगों ने लास्ट ईयर जनवरी के अंदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म से फ्रीलांसर्स आईटी अवार्ड करवाए, जो कि आईटी इंडस्ट्री ने सपोर्ट किए, और उसके बाद फ्रीलांसर्स को हम लोगों ने फाइंड आउट किया, और हम लोगों के लिए तो बड़ी अमेजिंग स्टैटिस्टिक्स और फिगर्स हमारे पास आई। नंबर 1 उसके अंदर ये था कि 22 कैटेगरीज हम लोगों ने फाइंड आउट की कि जो कि अच्छा काम कर रहे हैं और बेहतर रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं।
तो हम उनको अप्रिशिएट करें। अब उसके अंदर फ्रॉम नेशन वाइड हमारे पास जस्ट विद इन 15 डेज अप्रॉक्सीमेटली 2000 के करीब एप्लीकेशन रिसीव हुई। इंडस्ट्री का हमारा एक पैनल डेवलप किया गया हम लोगों ने, जो कि स्पेसिफिक लोग उस स्पेसिफिक डोमेन के अंदर काम कर रहे थे। उन्होंने उन एप्लीकेशंस को फिल्टर आउट किया और फिल्टर आउट करने के बाद वो जो बेस्ट परफॉर्मिंग लोग थे उनको हम लोगों ने चूज किया। और इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो मेन सिटीज हैं केएलआई, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, वहां का जस्ट ओनली 2 to 3% था। हाँ, जाहिर है इतने से इवेंट के लिए ऑब्वियसली ये सारे के सारे लोग हमारे रिमोट एरिया से थे, लाइक वहां पे रिमोट एरियाज में बहुत ज्यादा है। साउथ से थे। हमारे पास बलूचिस्तान से एक एप्लीकेशन हमारी एक्सेप्ट हुई, उसके साथ साथ हमारे पास इंटीरियर सिंध से एक एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन से लोग आपके पास आए। और उससे भी अच्छी चीज ये थी कि 22 लोगों में से तकरीबन 12 फीमेल थी। ओह, दैट इज समथिंग जो कि हमारे मुल्क में ऑलरेडी इट्स बीन चेंजिंग। हर जगह पर हम देखते हैं ख़वातीन बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन फ्रीलांस इंडस्ट्री या आईटी या कॉमर्स की वो चीज़ें हैं जहाँ पे ख़वातीन ना, जैसे हमारा एक नेशनल या कह लें कि एक एशिया का एक ट्रेंड है कि ख़वातीन ने घर को भी देखना है एंड यू नो दे हैव टू डू ऑल द थिंग्स अलोंग साइड। ये यूरोप फिर भी नहीं है कि अगर खातून काम कर रही है और मर्द भी काम कर रहे हैं तो दोनों घर आएंगे तो खाना एक साथ बनाएंगे। नो, इट्स नॉट गोना हैपन। तो ये बड़ा फ़ायदा देते हैं उन ख़वातीन को जो ज़ाहिर है एशियन कंट्रीज़ में रह रही हैं और उनको पता है दैट दे हैव टू सी देयर किड्स आल्सो, देयर ओन सेल्व्स आल्सो। तो आई गेस दिस रेवोल्यूशन नीड्स टू बी डन एज सून एज पॉसिबल। अच्छा, आपकी क्या राय है एज यू आर रीचिंग टू द एंड ऑफ द शो एज वेल? तो मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि जब आपने पीक सोल्यूशन बनाया होगा, आपके माइंड में जब आइडिया हुआ होगा, बहुत सारे लोगों ने आपको पॉज भी किया होगा, कुछ लोगों ने आपको यू नो बिलिटल भी किया होगा दैट इट्स नॉट गोना वर्क। या हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किल लम्हात तो आते ही हैं एंड एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस लाइक दिस, व्हाट वाज द पॉइंट जिस पे आप सोचते हैं कि उस पॉइंट पे मैं गिव अप करने वाला था लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया, नाउ यू आर प्राउड ऑफ दैट मोमेंट? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपके पास ये एक जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है ना, ये एक बहुत मुश्किल सफ़र होता है। इसके लिए दिल के बड़े दिल के साथ आपको शुरू करना है, तो आप ये समझेंगे कि इसके अंदर मुश्किलात नहीं होती, तो इट्स नॉट परफेक्ट, इट्स नॉट। तो ये कहीं न कहीं पे आपके पास जो है ना, इट इज़ फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़। तो इसलिए सबसे पहली डिफ़िकल्टी क्या होती है आपके पास कि आपको डेफ़िनिटली यू हैव टू मैनेज द फिनेंसेस। या और जब आप एक हम्बल बैकग्राउंड के साथ अवेलेबल हैं और आपने उसको स्टार्टअप करना है, तो उस स्टार्टअप को लेके उस आइडिया को जब मार्केट के अंदर लोग आपको शायद उतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे या एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो फिर उस वक्त तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आपके पास बट आप जब यहाँ से क्लियर होते हैं, आप फोकस होते हैं कि यू हैव टू डू समथिंग, तो फिर आप उसके साथ कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ आप लगे रहते हैं, तो अल्लाह ताला फिर आपकी उस एफर्ट को किसी जगह के ऊपर भी रायगा नहीं जाना देता। और उसके लिए आपको डेफिनेटली किसी जगह पे इनिशियली 3 इयर्स की अगर हम बात करते हैं, तो किसी भी सेटअप के अंदर, किसी भी स्टार्टअप के अंदर जो पहले 3 साल होते हैं, वो आपको राउंड द क्लॉक काम करना पड़ता है। वहाँ पे आपको अपने सोशल सर्कल को भी गिव अप करना पड़ता है, आपको अपनी फैमिली को भी गिव अप करना पड़ता है, आपके फ्रेंड्स, आपका नेटवर्क जो कि आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, वो कितने ज़्यादा आपके विजन के साथ, आपकी सोच के साथ अलाइंड हैं और सपोर्टिव हैं, ये बहुत मैटर करता है। और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डेफिनेटली कुछ पाने के लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ता है एंड टुडे यू आर एट द स्टेज, यू नो यू आर वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स एंड यू नो हैव लाइक आपके पास एक ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको पीक सोल्यूशन ने बनाया है एंड दे आर यू नो हैविंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेशन फॉर द कंट्री। तो इंसान को एक अचीवमेंट भी फील होती है, अकॉम्प्लिशमेंट भी फील होती है। व्हाट डू यू थिंक एंड वेयर डू यू सी पीक सोल्यूशन इन द नेक्स्ट 5 years? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो नेक्स्ट 5 इयर्स में टारगेट हमारे पास ये है कि हम लोग इस टोटल इंडस्ट्री का मिनिमम 20% कंट्रीब्यूशन जो है ना, वो थ्रू पीक सॉल्यूशंस हो, थ्रू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आईटी इंडस्ट्री हम लोग आईटी यूनिवर्सिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे मेन सिटीज़ के अंदर अवेलेबल हैं, तमाम के तमाम सेटअप, क्योंकि जहाँ पे भी आईटीज़ के लिए ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, नेशन वाइड हम लोग उसको स्प्रेड आउट करें। उसके साथ-साथ ताकि ये जो बेसिकली जर्नी है ना टुवर्ड्स द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द आईटी इंडस्ट्री, उसके अंदर अगर हम लोग एक मेजर स्ट्रॉन्ग पिलर अवेलेबल हैं, तो उसकी कंट्रीब्यूशन भी हमारी मेजर होनी चाहिए।
तो हमारी कोशिश ये है कि हम एक मेजर कंट्रीब्यूटर के तौर पे उसमें सर्व कर रहे हैं। I really wish and hope कि you'll be successful in that as you've been succeeding although. But मैं चाहूँगी कि हम शो के एंड की तरफ जा रहे हैं, तो आपका कोई आखिरी पैगाम होगा फिफ्थ पिलर ग्रुप के लिए, हमारी पॉडकास्ट के लिए या फिर हमारी यूथ के लिए जो हमें इस वक्त देख रही है? थैंक यू सो मच कि आप एक नेटवर्किंग एक्टिविटी के लिए आप तमाम के तमाम सीईओज़ को नेटवर्क को फिफ्थ पिलर के ज़रिए कनेक्ट करवाते हैं, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल ग्रोथ के अंदर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो पहले नंबर पे तो ये आपकी जो एफ़र्ट है, ये बहुत एप्रिशिएबल है कि आप उन तमाम लोगों को कहीं न कहीं पे एक्नॉलेज कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास जो डिजिटलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि आपके पास वो तमाम लोग, चूँकि डिजिटल सिर्फ़ और सिर्फ आईटी इंडस्ट्री नहीं है, ये एजुटेक भी है, ये हेल्थ टेक भी है, ये फिनटेक भी है। बेसिकली टेक्नोलॉजी इज़ एवरीवेयर। तो बेसिकली जितने भी लोग अवेलेबल हैं, अगर मेरे साथ वो तमाम के तमाम लोग कनेक्ट होंगे, तो हम साथ बैठ के ऐसे वे फॉरवर्ड फाइंड आउट करेंगे। तो एक बी2बी कनेक्शन के अंदर एक बहुत बड़ी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। और लास्ट वन, हमेशा आपकी जो सोशल सर्विसेज टूवर्ड्स द स्टूडेंट एक्नॉलेजमेंट रही है, बिजनेसेस के लिए रही है, दैट्स अगेन एप्रिशिएट। Thank you so much, Mr. Mudassir, आप हमारे शो पर आए एंड यू had a very nice conversation. I really wish and hope कि पीक सोल्यूशन इसी तरह से आगे बढ़ता रहे और नेशन के जो कह लें कि चांद सितारे हैं, वो हमेशा जो है जनरेट करता रहे पीक सोल्यूशन के थ्रू। और आज के प्रोग्राम का टाइम तो यहाँ पर खत्म हो रहा है, लेकिन आपने जाना कि किस तरह से आईटी, ई-कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया में तो तहलका मचाए बैठी हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी कहीं पर कोई कमी नहीं है। सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम बहुत सारी चीज़ों को एक्नॉलेज करें, गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर्स सब मिलकर पॉलिसी मेकिंग करें, सो दैट वी ऑल डोंट हैव टू फेस सम सिचुएशंस जिसमें हमें इंटरनेशनली ओन ना किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेट ब्रेकडाउन या फिर कोई और ब्लॉकेजेस की वजह से। सो आई रियली विश एंड होप कि हम इसी तरह से सोसाइटी में कुछ ना कुछ छोटा छोटा सा कंट्रीब्यूट ज़रूर करते रहें, क्योंकि कतरा कतरा मिलकर ही दरिया बनता है। और इसी नोट के साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर रबीरा बाबर आज के शो से इजाज़त लेती है। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अमेजिंग सीईओ के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। आपका और हम सबका अल्लाह हामी नासिर।